डॉक्टर रमेश चंद जी जैन जी। आप बिजनौर स्थित वर्धमान कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही आप अखिल भारतवर्षीय जैन विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान में निदेशक के रूप में सेवाएं प्रदान की हैं। आप विद्वत जगत के विद्वत रत्न हैं। हम आपका इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, और साथ ही आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया अपने व्याख्यान द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सभ्यदा शिरसा। आज हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुरत पंचमी जैसे महापर्व पर प्राकृत व्याख्यान माला के अंतर्गत कुछ विवेचन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये सुरत पंचमी पर्व पावन, अति पावन इस वजह से है क्योंकि इस दिन सुरत का लेखन आचार्य पुष्पदंत और बूटीवली के द्वारा हुआ था और उनके गुरु धरसेन आचार्य महाराज ने षटखंडागम की शिक्षा दी थी। ये एक विशेष संयोग है कि ये सुरत शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है कि वो विद्या जो सुनकर के चली आई थी। वैदिक परंपरा की जो श्रुति शब्द है वह भी श्रु धातु से बना है, और जैन परंपरा का जो श्रुत शब्द है वह भी श्रु धातु से बना हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर फूलचंद जैन एवं उनके सुपुत्र डॉक्टर अनेकांत जैन, डॉक्टर अरिहंत जैन, इन्होंने मिलकर के एक विशेष प्रयास किया कि इस अवसर पर प्राकृत व्याख्यान माला का आयोजन किया जाए। डॉक्टर फूलचंद जी और उनका परिवार पूरी तरह से प्राकृत भाषा और ज्ञान के लिए समर्पित है। वो उनके उत्साह का इस बात से विशेष रूप से ज्ञान होता है कि उन्होंने प्राकृत को जनसाधारण की भाषा बनाने के लिए, जनसाधारण से परिचित करने के लिए पागत भाषा नाम से एक पत्र भी शुरू किया है। डॉक्टर अनेकांत जैन इसके संपादक हैं, और इसी प्रकार से उनके द्वितीय सुपुत्र डॉक्टर अरहंत जी ने इंग्लिश में भी प्राकृत की एक न्यूज़पेपर प्रारंभ किया है। इस प्रकार से इस परिवार का बहुत बड़ा अवदान है। आज का हमारा विषय है प्राकृत भाषा और साहित्य का वैभव। आप जानते ही हैं कि इस समय विश्व की सबसे पुरानी रचना अगर मानी जाती है तो वह ऋग्वेद, और उस
ऋग्वेद के प्रणयन काल में भी जो जनसाधारण की भाषा है वह भाषा बोलचाल की एक अलग रही होगी और साहित्य भाषा के रूप में छांदस विराजमान हुई। यह बात इससे भी द्योतित होती है कि जब छांदस लिखा गया तो उसमें कुछ शब्द विद्वानों ने ऐसे प्राप्त किए जिनकी प्रकृति, जिनका उद्गम प्राकृत से माना जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन और आम लोगों की भाषा रही है। प्राकृत भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूपों में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में बोली जाती थी। जैसे मगध में मागधी थी, गुजरात में गुर्जर प्राकृत थी और शूरसेन प्रदेश में शौरसेनी थी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री थी, मगध में मागधी थी और उड़ीसा इसमें ओड्र जो प्राकृत है वह उड़ीसा में थी। इसी प्रकार से पैसाची पूर्वोत्तर और उत्तरी भागों में पैसाची प्राकृत विद्यमान थी। तो ये विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतें हैं वो प्राकृतों का जब रूप साहित्यिक हुआ तो उसकी भी जो बाद की स्टेज है वह स्टेज अपभ्रंश के रूप में सामने आई, क्योंकि जो भाषा होती है वह तो बहता हुआ पानी होता है और उस बहते हुए नीर में गतिशीलता इसी वजह से आती है कि उसका जो स्वरूप है वह स्वरूप भिन्न भिन्न स्थानों पर कुछ परिवर्तित होता चले और नई भाषा का सृजन हो। इस प्रकार से पुरानी भाषाओं के स्थान पर नई भाषा के स्थापित होने की जो कड़ी है वो कड़ी आज तक चलती रही है। प्राय करके विद्वान संस्कृत और प्राकृत से तो परिचित थे, लेकिन जब अपभ्रंश साहित्य प्रकाश में नहीं आया था तो उस समय विदेशी विद्वानों को यह बात भाषा के अध्ययन से ज्ञात अनुभव होती थी कि कोई न कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आज की भाषा और तत्कालीन संस्कृत और प्राकृत की कड़ी हो। तो जब अपभ्रंश की कृतियाँ डॉक्टर हीरालाल जैन, डॉक्टर एन उपाध्याय जैसे मनीषियों के द्वारा प्रकाशित की गई और प्रकाशन को गति दी गई तो अपभ्रंश की जो महत्ता है वह महत्ता लोगों के सामने आई और इसकी जो प्राचीनता है उस प्राचीनता का भी लोगों को बोध हुआ। जब हम अपभ्रंश की ओर दृष्टि डालते हैं तो अपभ्रंश का सबसे पहला जो उल्लेख है वह द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राप्त होता है। वाक्पदीयम के रचयिता भर्तृहरि ने भाष्यकार के पूर्ववर्ती संग्रहकार व्याडी नामक आचार्य के मत का उल्लेख करते हुए अपभ्रंश शब्द का निर्देश किया है। शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति युयुक्षिते तम अपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। तो सबसे पहले निर्देश पतंजलि ने अपभ्रंश के रूप में किया है। वो एक जगह कहते हैं एक एकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशा यथा
गौणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि। तो मूल जो शब्द था गो, उसके उस समय गो, गौणी, गोता, गोपोतलिका आदि जो शब्द हैं वो अपभ्रंश के रूप में प्रचलित थे। तो शब्द संस्कार से हीन जो शब्द हैं उन शब्दों की एक श्रृंखला प्रारंभ हुई। तो ये जो सूत्र है उस सूत्र का व्याख्यान वार्तिक के रूप में ब्याडी ने किया है। शब्द प्रकृति अपभ्रंशा इति संग्रहकारो न प्रकृति अपभ्रंशा स्वतंत्रः कश्चित् विद्यते सर्वस्यैव हि साधु रेव अपभ्रंश प्रकृति प्रसिद्धेस्तु तद्हिताम आपद्यमाना स्वतंत्रमेव केचित् अपभ्रंशा लभ्यन्ते तत्र गौरिति प्रयोक्तव्यो आशक्त्या प्रमादिभिर्वा गाव्याद्यस्ता प्रकृतियो अपभ्रंशा प्रयुज्यन्ते। इन्होंने क्या नाम पतंजलि ने एक जगह और उल्लेख किया है, ते असुरा हेलयः हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवु। मतलब सुर और असुर इन दोनों का जब युद्ध हुआ तो असुरों ने हे अर्यः इसके स्थान पर हेलयः हेलयः इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, और चूंकि भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया इस कारण से वो पराजित हो गए। तो इसका मतलब ये है कि उस समय के जो असुर जातियां थीं और दूसरी तत्कालीन इस देश की जातियां थीं, उनमें प्राकृत प्रचलित थी और वो प्राकृत को जिस रूप अपभ्रंश को प्राकृत को जिस रूप में उनको उच्चारण करना चाहिए उस प्रकार का उच्चारण करते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भामह ने अपभ्रंश को काव्य की एक भाषा माना है। शब्दार्थौ सहितम काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा संस्कृतम प्राकृतम वान्यत अपभ्रंश इति त्रिधा। 9वीं शताब्दी में रुद्रट ने अलंकार में कहा है, भाषा भेद निमित्तः षोडा भेदो अस्य संभवति प्राकृत संस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च सौरसैनी च। 6ठो अत्र भूरि भेदो देश विशेषात् अपभ्रंशा। भाषा भेद के आधार पर काव्य के 6 भेद संभव हैं। प्राकृत, संस्कृत, मगध, मागधी, पिशाच, सौरसैनी, अपभ्रंश जो कि देश विशेष की अपेक्षा अनेक प्रकार की है। 11वीं शताब्दी में कवि वाग्भट्ट ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। अपभ्रंशस्तु यत् शुद्धम तत्तद्देशेषु भाषितम। दंडी ने अपभ्रंश को वाङ्मय की एक भाषा बताते हुए कहा है कि काव्य में आभिरादि की भाषा अपभ्रंश है और शास्त्रानुसार संस्कृत के अतिरिक्त सभी भाषाएं अपभ्रंश हैं। राजशेखर जो कि 10वीं शताब्दी हुए, उन्होंने राजसभा में संस्कृत और प्राकृत कवियों के बैठने की योजना बताई है। तस् राजासनस्य च उत्तरतः संस्कृताः कवयो निविशेरन् पूर्वेण प्राकृताः कवयः पश्चिमेन अपभ्रंशिनः कवयः ततः परं चित्रलेप्यकृतो माणिक्यबन्धका वैकटिका स्वर्णकार वर्धकी लेहकाराः अन्येपि तथाविधा दक्षिणतो भूतभाषा कवयः इत्यादि। ये काव्य मीमांसा में उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो इससे ये प्रतीत होता है
कि उस समय अपभ्रंश कविता भी राजसभा में आदृत होती थी। में भिन्न भिन्न कवियों के बैठने की व्यवस्था बतलाते हुए राजशेखर ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश कवियों के साथ बैठने वालों का भी निर्देश किया है। अपभ्रंश कवियों के साथ बैठने वाले चित्रकार जौहरी, सुनार, बढ़ई आदि समाज के मध्यम कोटि के मनुष्य होते थे। इससे प्रतीत होता है कि राजशेखर के समय संस्कृत कुछ थोड़े से विद्वानों की भाषा थी। प्राकृत जानने वाले का क्षेत्र विस्तृत था, अपभ्रंश जानने वालों का क्षेत्र उससे भी और अधिक विस्तृत था, और इस भाषा का संबंध जन साधारण के साथ था। राजा के परिचारक वर्ग का अपभ्रंश भाषा प्रवण होना इसी बात की ओर द्योतित करता है। श्री मुनि जिनविजय जी द्वारा संपादित पुरातन प्रबंध संग्रह नामक ग्रंथ में स्थान स्थान पर अनेक अपभ्रंश पद्य मिलते हैं। इस ग्रंथ से प्रतीत होता है कि अनेक राजसभाओं में अपभ्रंश का आदर चिरकाल से रहा है। राजा भोज या उनके पूर्ववर्ती राजा अपभ्रंश कविताओं का सम्मान ही नहीं करते थे, स्वयं भी अपभ्रंश में कविता लिखते थे। राजा भोज से पूर्व मुंज की सुंदर अपभ्रंश कविताएं प्राप्त होती हैं। अपभ्रंश कविताओं की परंपरा आधुनिक प्रांतीय भाषाओं के विकसित हो जाने पर भी चलती रही, और इससे स्पष्ट होता है कि अपभ्रंश की जो धारा है वो निरंतर प्रवाहमान होती रही। मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, उन्होंने इस अपभ्रंश की जो परवर्ती इसका रूप है, उस रूप को जिसको उन्होंने अवहट्ट भाषा कहा, उस अवहट्ट भाषा में रचना की। कीर्तिलता जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ पर अपभ्रंश की जो परवर्ती भाषा है उसका स्वरूप अवहट्ट के रूप में प्राप्त होता है। इस पर डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष, उन्होंने एक अपना शोध प्रबंध महत्वपूर्ण लिखा है, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा। वर्धमान कॉलेज बिजनौर के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप आर्य ने भी जायसी की जो भाषा है उस पर कार्य किया है। इस प्रकार से जो अपभ्रंश है वो उस अपभ्रंश का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का था और किस प्रकार से वो आगे बढ़ी, इस पर लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संस्कृत के विकृत रूप को ही प्राकृत बतलाया है। उन्होंने 3 प्रकार के शब्द स्वीकार किए हैं, तत्सम, तद्भाव और देशी। उनका कथन है कि लोक के प्रयोग में ऐसी अनेक जाति भाषाएं आती हैं जो मिलेच्छ शब्दों से मिलकर भारतवर्ष में बोली जाती हैं। इसलिए नाटक में संस्कृत के अतिरिक्त शौरसेनी, प्राकृत और देशी भाषा का भी यथेच्छ प्रयोग करना चाहिए। देवभाषा संस्कृत के अतिरिक्त भाषाएं और देशी भाषाएं भी हैं। भाषाएं 7 हैं, मागधी, अवंती, प्राच्या, अर्धमागधी, वाहलिका और दाक्षिणात्या। शबर, आभीर और द्रविड़ भाषा को उन्होंने देशी कहा है। इनका उच्चारणहीन है। विभ्रष्ट से उनका अभिप्राय विभाषा से है। यहाँ हमें आभीरी भाषा से प्रयोजन है। भरत मुनि ने इसे उकार बहुला कहा है और उन्होंने जो उदाहरण दिया है वह भी इसकी पुष्टि करता है। जैसे मोरिल्लऊ, नच्चनतऊ, इसमें उकार बहुला प्रवृत्ति जो है वो देखी जाती है।
यह उकार बहुला प्रवृत्ति अपभ्रंश की है। हमें ये इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि प्राकृतों का साहित्य में प्रयोग बुद्ध और महावीर के समय प्रारंभ हो गया था और पतंजलि ने उसका पर्याप्त आदर साहित्यिक वाणी के रूप में किया था। प्राकृतों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भाष्यकार ने लिखा है कि यदि संस्कृत के प्रयोग में कोई भाषा विषयक शंका हो तो इस आर्य निवास में रहने वाले कुंभी धान्य और अलुलुप ब्राह्मणों से उसका समाधान कर लेना चाहिए। आर्य निवास से उनका प्रयोजन मध्य देश से था। यहाँ संस्कृत ने नाम रूप ग्रहण किया था। भरत मुनि का समय पतंजलि से 500 वर्ष बाद बैठता है। अतः प्राकृतों का भाषा के नाते साहित्यारूढ़ होना और शबरी, आभीरी आदि बोलियों का बोलचाल का माध्यम बनना स्वाभाविक था। इन भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत के शब्द बहुलता से आते थे। इस प्रकार इस काल में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग विभाषा के रूप में तो मिलता है, परंतु उसकी साहित्यिकता का उल्लेख नहीं मिलता। आगे चलकर संस्कृत के विकृत शब्दों के अर्थ में अपभ्रंश शब्द चल पड़ा, जैसे स्नेह के लिए नेह, सनेह आदि। इस प्रकार अपभ्रंश के 3 अर्थ हुए। संस्कृत से भिन्न भाषाओं के शब्द, आभीरी भाषा और संस्कृत से विकसित और विकृत शब्द। अपभ्रंश के विकास सूत्र के क्रम का पता 2 प्रकार से चलता है। एक तो साहित्य मीमांसकों के आलोचना से और दूसरे उसके उपलब्ध साहित्य से। भरत मुनि के उल्लेख से भाषा रूप में अपभ्रंश का अस्तित्व प्रमाणित है। उसके साथ शबरी आदि भाषाओं का भी उल्लेख है, परंतु आभीरों के राजनैतिक अभ्युदय के कारण आभीरी ही देश भाषा बन सकी। यहाँ ये बात विशेष रूप से बताने लायक है कि आभीरों का प्रवेश इस देश में ईसा पूर्व 150 वर्ष पहले हो गया था। सशक्त जाति थी। 6वीं शताब्दी में भामह ने काव्य का लक्षण करके शैली और भाषा के आधार पर उसका विभाजन किया है। शैली के अनुसार दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य भेद होंगे और भाषा के आधार पर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य। इससे अपभ्रंश के स्वरूप पर खास प्रकाश नहीं पड़ता। इस दृष्टि से आचार्य दंडी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने काव्यादर्श में लिखते हैं कि काव्य में आभीरों आदि की भाषा अपभ्रंश कहलाती है। आदि से जो दूसरी जातियां हैं, गुर्जर आदि जातियां, वो भी गृहीत हो सकती हैं। और शास्त्र में संस्कृत से भिन्न समस्त भाषाएं अपभ्रंश कही जाती हैं। काव्य से अभिप्राय यहाँ नाटक से है और शास्त्र से अभिप्राय यहाँ व्याकरण शास्त्र से है। आभीरों के साथ आदि शब्द गुर्जर आदि जातियों के लिए मैंने बताया है। उन्होंने एक तरह से अपने कथन के द्वारा पतंजलि और भरत मुनि के मतों का समाहार कर दिया और साथ ही यह भी सूचित कर दिया कि भरत मुनि की आभीरी ही काव्य में अपभ्रंश कहलाती है। जब हम व्याकरण शास्त्र की बात करते हैं तो अपभ्रंश का अर्थ होगा संस्कृत से भिन्न भाषाएं। पतंजलि ने भी यही कहा था, पर काव्य के प्रसंग में आभीरी ही अपभ्रंश कहलाती है। अपभ्रंश उससे भिन्न भाषा नहीं है। भाषाओं के आधार पर दंडी ने काव्य के 3 भेद किए थे, पर 9वीं शताब्दी में रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में 6 भेद किए हैं। प्राकृत, संस्कृत, मागध, पिशाच और सौरसैनी 5 भाषा काव्य तो ये हुए और 6वां अपभ्रंश काव्य। आगे ये कहते हैं कि देश विशेष के कारण अपभ्रंश के अनेक भेद हैं। इससे अपभ्रंश काव्य की प्रसार भूमि का आभास मिलता है। 11वीं शताब्दी के मध्य में नमी साधु ने रुद्रट के काव्यालंकार की टीका लिखते हुए प्राकृत शब्द का अर्थ लोक भाषा किया है। जो
आचार्य हेमचंद्र हुए, उन्होंने अपभ्रंश का जो व्याकरण है उस व्याकरण के विषय में सबसे पहले लिखा। और उसकी विशेषता है कि उन अपभ्रंश के प्राप्त हुए सूत्रों के आधार पर जो अपभ्रंश है वह अमर हो गई, क्योंकि हम आज जो कुछ जानते हैं इसके व्याकरण के विषय में, उसमें आचार्य हेमचंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने उस समाज में प्रचलित जो प्राकृत के दोहे वगैरह हैं, अपभ्रंश के दोहे हैं, उनका उन्होंने उल्लेख किया है। और उन दोहों के जो विविध रूप हैं वो उनकी हमें झांकी इससे प्राप्त होती है। अपभ्रंश में जो देशी शब्द हैं उन देशी शब्दों का भी बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, और कहीं कहीं मागधी भी इसमें दिखाई पड़ती है। जब एक भाषा लोक भाषा के रूप में विस्तृत हो जाती है तब उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति को लक्षण के द्वारा समझना कठिन हो जाता है। प्रत्येक जीवित भाषा के विषय में ये सत्य है। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा और साहित्य का पूर्ण विकास हो चुकने पर आचार्य हेमचंद्र ने लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर प्रतिमित अपभ्रंश भाषा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज का व्याकरण लिखकर उसे स्थिर रूप दिया। राजशेखर, वाग्भट, भोज, मार्कंडेय प्रभृति साहित्याचार्यों ने अपभ्रंश पर जो कुछ लिखा है वह उसके भेद प्रभेद साहित्य और विस्तार की सीमा से अधिक संबंध रखता है। भाषा के विकास क्रम को समझने में उससे सहायता नहीं मिलती है। ये आभीरों की भाषा कही गई है, तो आभीरों का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र गुजरात और राजस्थान, ये दो विशेष रूप से रहा है। और उसका जो स्वरूप है वह आज उत्तर भारत में घोसी के नाम से जाति पाई जाती है, और वह आभीरों की एक वंशज कही जा सकती है। जो आभीर इस देश में आए वो अपने साथ में उन्होंने आभीरी भाषा का एक प्रकार से प्रयोग किया। उसमें अपभ्रंश की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं पाई जाती हैं। और आभीरी एक प्रकार से जो समूह है वह एक लड़ाकू समूह था, और वह इतना ज़बरदस्त था कि महाभारत में एक प्रसंग आया है कि अर्जुन जब द्वारिका में जाने लगे तो आभीरों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। अर्जुन जैसे बलशाली योद्धाओं को भी उन्होंने लूट मार की, और ये प्रचलित है कि भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, वही गांडीव धनुष था, वही बाण था। लेकिन अर्जुन भी उन आभीरों का कुछ नहीं कर सके। इस प्रकार एक ज़बरदस्त जाति जो है उसकी एक भाषा रही है। और आचार्य हेमचंद्र ने जो अपभ्रंश के लिए विशेष योगदान दिया, उस योगदान के कारण से तत्कालीन अपभ्रंश के जो विभिन्न स्वरूप हैं उन स्वरूपों की झांकी प्राप्त होती है। आचार्य केशव प्रसाद ने पूर्वी हिंदी प्रदेश की एक बोली बनारसी बोली से कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जो आचार्य हेमचंद्र की प्रतिमित अपभ्रंश के शब्द रूपों और मुहावरों से मिलती जुलती है। इससे स्पष्ट है
कि अपभ्रंश पश्चिमी प्रदेश ही नहीं पूर्वी प्रदेश की भाषा रही होगी। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं। दीहा अपभ्रंश में कहते हैं दीहा जति झटपटही, बनारसी में कहते हैं दिनवा जाए झटपट। इसी प्रकार से बट्टई शब्द का प्रयोग अपभ्रंश में होता है और बनारसी भाषा में इसको वाट्य कहते हैं। कवणु मुएण, अवन कवल मुएले, इस प्रकार बनारसी भाषा की बहुत सारे जो प्रयोग हैं वो उसका प्राचीन रूप हमें अपभ्रंश में प्राप्त होता है। और अपभ्रंश का प्रयोग इतना प्राचीन है कि कालिदास ने अपना जो विक्रमोर्वशी नाटक लिखा, उस विक्रमोर्वशी नाटक में जो पुरुरवा है वह अपभ्रंश का प्रयोग करता है और वह उसकी विक्षिप्त अवस्था में अपभ्रंश का प्रयोग करता है। इस कारण इसका मतलब ये है कि उसके जो प्रयोग की भाषा थी वह अपभ्रंश थी। इसके आधार पर कालिदास का जो समय है वह कुछ लोगों ने गुप्तकालीन माना है। बहुत से लोग विक्रम की जो शताब्दी है उसमें कालिदास का अस्तित्व मानते हैं, लेकिन जो अपभ्रंश का प्रयोग है इसके विषय में विद्वानों ने कालिदास के विषय में काफ़ी ऊहापोह किया है। अपभ्रंश का साहित्य प्रभुत मात्रा में लिखा गया। इसमें स्तोत्र काव्य, कथा काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और दूसरे प्रकार की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं प्राप्त होती हैं। अपभ्रंश के सबसे बड़े कवि दो हुए, एक तो स्वयंभू और दूसरे पुष्पदंत। स्वयंभू ने रामायण और हरिवंश, ये दोनों पौंचरी और हरिवंश पुराण के रूप में इनका प्रणयन किया। ये विचित्र प्रकार का संयोग है कि हमारी चाहे संस्कृत की भाषा हो, चाहे प्राकृत की भाषा रही हो, चाहे अपभ्रंश की भाषा रही हो, चाहे और दूसरी भारतीय भाषाएं रही हों, वहाँ सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ जो पाए जाते हैं वह है राम और कृष्ण, रामायण के रूप में और महाभारत के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अपभ्रंश भी इसका अपवाद नहीं रहा। स्वयंभू ने पौंचर्यु उसकी रचना की। इसी प्रकार से प्राकृत में उससे पहले विमल सूरी ने पौंचरी ग्रंथ लिखा था। तो ये सब ग्रंथ लिखे गए और कन्नड़ में भी, तमिल में भी, और बंगाली में भी, पंजाबी में भी, दूसरे जो भाषाएं हैं उन सब में भी जो रामायण है वह अपनी अपनी भाषाओं में लिखी गई। इस प्रकार से रामायण का, महाभारत का जो प्रभाव है वो इस देश के जनजीवन पर बहुत अधिक पड़ा है। धनपाल ने एक कथा लिखी भविष्यत कहा और महाकवि धवल ने हरिवंश पुराण रचा। इसमें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ और महावीर का जीवन चरित्र है। 11वीं शताब्दी में महेश्वर ने संयम मंजरी बनाई। महाकवि पुष्पदंत का महापुराण भी इसी युग की रचना है। यहाँ विशेष रूप से बात बताने की है कि मूलतः पुष्पदंत उत्तर भारत के निवासी थे, लेकिन जब यहाँ उन्हें वो सम्मान जो कि प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो यहाँ से रूट करके वह कर्नाटक की ओर चले गए। वहाँ एक जंगल में बैठे हुए थे और लोगों ने, जिन्होंने उनको पहचाना, उनसे नगर में चलने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि जहाँ
दुर्जन लोग निवास करते हैं, ऐसे नगरों में, गाँव में मुझे जाने से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन उस वहाँ का जो राजा था, उसके मंत्री नन्न, जिनका भरत नाम है, वो विद्वानों के पारखी थे, कवियों के पारखी थे। वो आए और कवि की बहुत ज़्यादा मनुहार की और मान्यखेट ले गए, और मान्यखेट में रह कर के उन्होंने महापुराण जैसे बड़े ग्रंथ की रचना की, और उसकी जो शैली है, उसकी जो प्रौढ़ता है, वह एक स्मरणीय, दर्शनीय और पठनीय है। इसी प्रकार से श्रीचंद मुनि का कथाकोश, ये कथाकोश कह कोश के नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें सबसे पुराना जो संस्कृत का कथाकोश है, हरिशयनकृत बृहत कथाकोश, उस संस्कृत के बृहत कथाकोश के आधार पर इसकी रचना श्रीचंद कवि ने की। और सागर दत्त का जम्बू स्वामी चरित, वीर कवि का जम्बू स्वामी चरिऊ, पद्मकीर्ति का पार्श पुराण, नयनंदी का सुदर्शन चरित और आराधना कथा कोश इस सदी की रचनाएं हैं। अभयदेव सूरी का जय त्रिभुवन गाथा स्तोत्र, हेमचंद्र के गुरु देवचंद्र का सुलसाख्यान और शांतिनाथ चरित, वर्धमान सूरी का वर्धमान चरित, श्री लक्ष्मण गणी का संदेश राशक और प्राकृत सुपासना चरु में अपभ्रंश अंश, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन चरचरी और काल स्वरूप कुलक धायट कवि का पद्मिनी चरित्र 12वीं सदी की अपभ्रंश रचनाएं हैं। हेमचंद के बाद 13वीं सदी में महेंद्र ने योगसार और परमात्म प्रकाश योगिंदु देव ने योगसार और परमात्म प्रकाश की रचना की। योगिंदु बहुत जोइंदु जिसको अपभ्रंश में कहते हैं, वो आध्यात्मिक शैली और विशेष रूप से जो हिंदी का राष्ट्रवाद है, उस प्रकार की जो उनकी शैली है, उसके आधार पर आत्मा परमात्मा का उन्होंने निरूपण इसमें परमात्म प्रकाश में किया है। और परमात्म प्रकाश के आधार पर बाद में जो और दूसरे हिंदी वगैरह के कवि जैसे कवि हुए, उन्होंने उनका जो रहस्यवाद है वह कितने रूप में इससे प्रभावित है, इस बात का द्योतन होता है कि परमात्म प्रकाश के आधार पर और कबीर के साहित्य के आधार पर अनेक विद्वानों ने शोध कार्य किया है। एक डॉक्टर देव कुमार जैन हैं, उन्होंने जोइंदु और कबीर इनकी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसी प्रकार से एक और शोध प्रबंध हिंदी और कबीर का रहस्यवाद, इस रूप में सूरजमुखी जैन, उन्होंने इस पर एक प्रकार से ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार से जो अपभ्रंश है, उस अपभ्रंश में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। विशेष रूप से जो चरित काव्य है, जैसे जसहर चरिऊ है, मरण पराजय चरिऊ है और करकंड चरिऊ है, बहुत सारे ग्रंथ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं। और अभी तक इसमें जो अपभ्रंश है, इसमें करीब 68 शोध प्रबंध लिखे गए थे, जो कि प्राकृत और जैन विद्या संदर्भ से मालूम होता है, लेकिन 2004 तक की उसमें गणना की गई है। इसके बाद तो और भी अधिक रचनाएं शोध प्रबंध के रूप में सामने आई होंगी। तो इसका
जो विशाल साहित्य है, यह विशाल साहित्य बहुत विस्तृत साहित्य है और बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। इसमें अभी तक जो प्रकाशन हुआ है वह 1/4 भी नहीं है। इससे भी अधिक जो कृतियां हैं वो बहुत ग्रंथ भंडारों में प्राप्त होती हैं। दूसरी बात यह है कि इसका 90-95% जो साहित्य है वह साहित्य उसका प्रणयन जैनों के द्वारा हुआ है। तो जैन ग्रंथ भंडार जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जो अप्रकाशित कृतियाँ हैं उन अप्रकाशित कृतियों को, अपभ्रंश के कृतियों को प्रकाशित किया जाए। इस रूप में कुछ कार्य शुरू हुआ है। जयपुर में अपभ्रंश अकादमी है, उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है। और प्राकृत भाषा के विषय में प्राकृत इंस्टीट्यूट जो श्रवण बेलगोला में स्थित है वो भी एक अच्छा कार्य कर रहा है। और भी संस्थाएं तत्पर हो रही हैं। जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी प्राकृत भाषा को प्रकाश में लाने का, अपभ्रंश भाषा को प्रकाश में लाने का उपक्रम उसने शुरू किया है। क्योंकि अकेली जो संस्कृत है उस संस्कृत के ही आधार पर इस देश की जो जनता है उस जनता की मनोवृत्ति का, उसके साहित्य का, उसके अध्यात्म का पूरी तरह से आकलन नहीं हो सकता है जब तक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का सम्यक आलूडन विलोडन नहीं होता है। तब तक इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो अध्यात्म है, इस देश का जो धार्मिकता है, इसका जो काव्यात्मक वैभव है उसका पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। आपकी अभी तक कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं प्राकृत में? एक कवि ने बहुत ग्रंथ जो है वो उनकी रचना की है। आप अकेले रैधु को ही लें तो रैधु की करीब 25 कृतियाँ उनके उल्लेख प्राप्त होते हैं। कुछ अनुपलब्ध हैं और ज़्यादातर उपलब्ध भी हैं। उन पर डॉक्टर राजाराम जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार से जो अपभ्रंश की शोध प्रवृत्तियाँ हैं, इस पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने अपभ्रंश भाषा और उसकी शोध प्रवृत्तियाँ इस नाम से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रकाशित है। और उससे पहले 2 देवेंद्र कुमार हुए। पहले एक इंदौर वाले दूसरे जो देवेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने पौम चरियू का हिंदी जो ट्रांसलेशन है, हिंदी जो अनुवाद है, वह भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित किया था। भारतीय ज्ञानपीठ का बहुत बड़ा योगदान है अपभ्रंश के प्रकाशन में। और दूसरी जगहों पर भी कुछ इस प्रकार के प्रयास हुए हैं। और इस प्रकार से जो अपभ्रंश भाषा है उसकी जो समृद्धि है, वो समृद्धि बहुत अधिक स्पृहणीय वस्तु है। इसमें इसके ध्वन्यात्मक रूप के विषय में, इसके भाषा वैज्ञानिक पक्ष के विषय में, इसके काव्यात्मक पक्ष के विषय में और इसके सांस्कृतिक पक्ष के विषय में बहुत शोध की एक प्रकार से गुंजाइश है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कि भारतीयता का प्रेमी है, भारतीय भाषाओं के प्रति जिसका अनुराग है, उसको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जो अपनी भाषाएं हैं उन भाषाओं के वैभव को हम समझें, उनका पारायण करें और
उनके अंतर्गत जो सुभाषित रत्न भरे पड़े हैं उन सब का आलोडन विलोडन करें। ये हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। गागर में सागर भरने का जो कार्य है वह इसकी सूक्तियों में प्राप्त होता है, सुभाषितों में प्राप्त होता है। एक एक विधा पर एक से अधिक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और कुछ कवि तो इस प्रकार के हैं कि जिनके साहित्य में एक प्रकार से अगाध सागर लहरा रहा है और मोतियों को चुनने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की अपनी शक्ति पर निर्भर है कि वो कितने मोती उसमें से प्राप्त करे और जो साहित्य की संपदा है उस साहित्य की संपदा का मूल्यांकन करे। इन शब्दों के साथ में मैं आज का जो वक्तव्य है उसको समाप्त करता हूँ। आयोजक जिन्होंने कि इसका आयोजन किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो श्रोतागण हैं उन सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत स्नेह प्रणाम और अभिवादन। श्रोतागण अगर इस वक्तव्य से कुछ ग्रहण कर सके तो मैं निश्चित रूप से सार्थक अपने आप को मानूंगा। बोलिए। धन्यवाद सर आपका कि आज आपने अपभ्रंश भाषा और साहित्य के वैभव इस विषयक अपने बहुमूल्य चिंतन और ज्ञानवर्धक व्याख्यान द्वारा हमारे सभी समादरणीय सुधी दर्शकों को लाभान्वित किया है। हमें हर्ष है कि प्रथम प्राकृत पत्रिका पागद भाषा और प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर के तत्वाधान में आयोजित इस शुद्ध पंचमी व्याख्यान माला में आपने हमारे आग्रह को स्वीकारा और अपने व्याख्यान द्वारा हम सभी को लाभान्वित किया है। इस व्याख्यान माला के संयोजक के रूप में मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन अनुरागी, इस व्याख्यान माला के मार्गदर्शक हमारे पूज्य पिताश्री प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी वाराणसी एवं मेरे ज्येष्ठ भ्राता प्रोफेसर अनेकांत कुमार जी जैन दिल्ली, इन सभी की ओर से हम आपके प्रति आभार निवेदित करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे दर्शक वर्ग को भी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं एवं कमेंट्स द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। शुद्ध पंचमी 27 मई को है और ये क्रम व्याख्यान का यूं ही चलता रहेगा। आप इन सभी व्याख्यानों को शेयर द्वारा सभी तक पहुंचाकर, जन जन तक पहुंचाकर प्राकृत भाषा की प्रभावना कर सकते हैं, उसमें अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय और विशिष्ट विद्वान के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमो जिडाणम।